हेलो बच्चों, हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में सरफेस टेंशन के बारे में देखा था और सरफेस टेंशन से रिलेटेड टॉपिक पढ़ा था एक्सेस प्रेशर और अलग-अलग केस में जैसे साबुन के बुलबुले में, पानी की बूंद में, 2 बुलबुलों के कॉमन पृष्ठ पर, कॉमन सरफेस पर, ठीक है? पानी में वायु के बुलबुले पर, इन सभी पर लगने वाले या आने वाले एक्सेस प्रेशर यानी दाब आधिक्य का फॉर्मूला देखा था, ठीक है? इन दाब आधिक्य यानी प्रेशर डिफरेंस की वजह से एक जो सबसे महत्वपूर्ण इवेंट होता है या एक जो सबसे महत्वपूर्ण घटना घटती है द्रव में, उस घटना को हम कह सकते हैं केशिकात्व यानी कैपिलैरिटी, ठीक है? कैपिलैरिटी क्या है? तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कैपिलैरिटी क्या है, कैपिलरी राइज क्या है, कैपिलरी फॉल क्या है, कैपिलरी एक्शन क्यों होता है और सबसे इम्पोर्टेंट कि इससे रिलेटेड क्या फार्मूले हैं और इन पर आधारित कैसे सवाल हमारे जेईई मेंस और नीट के सवालों में पेपर्स में आते हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करने से पहले केसिका तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो आप कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक और उस टॉपिक का नाम है कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी हिंदी में कहेंगे तो कहेंगे केशिकात्व। केशिकात्व सबसे पहले तो आपको यही समझना होगा कि कैपिलरी होता क्या है, केशिका होता क्या है या केस नली होती क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। जैसे आपने देखा होगा दिया, अभी दिवाली आने वाली है, दिए में दिया कैसे जलता है? दिए के केस में एक बत्ती होती है, एक दिया होता है कटोरे के शेप का, बाउल शेप का, उसमें तेल डालते हैं। तेल में भीगी हुई एक बत्ती होती है और बत्ती का एक किनारा क्या होता है? जलता है। कैसे? कुछ इस तरीके का। ये आपका कंटेनर हो गया यानी कि बाउल हो गया, जो दिया हो गया। इसमें एक क्या है? बत्ती है। इसमें क्या है? बत्ती है, रुई की जनरली बनी होती है, कॉटन की या सूती कपड़े की बनी होती है और हम इस वाले हिस्से पर आग लगाते हैं, फ्लेम निकलता है यहाँ से, ठीक? अब ध्यान से समझिए, होता क्या है कि फ्लेम जलेगा तो फ्लेम जलेगा कैसे? जो ऑयल है वो यहाँ से जलेगी। जब ऑयल जलेगी तो यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, यहाँ प्रेशर लो हो जाएगा जबकि यहाँ प्रेशर हाई हो जाएगा और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लूइड बढ़ेगा और इसके अंदर आने वाले जो गैप्स हैं, रुई के पार्टिकल्स के बीच में जो गैप हैं, उन्हीं गैप्स से होते हुए फ्लूइड क्या करता है? ऊपर उठता रहता है और जलता रहता है। जब तेल पूरी तरीके से खत्म होने लगता है तो फिर ये बत्ती भी धीरे धीरे बुझती हुई चली जाती है, ठीक है? इसी तरीके से अगर कभी टॉवेल, तौलिया का एक सिरा पानी में पड़ जाए तो धीरे धीरे करते टॉवेल अधिकतर हिस्सा क्या हो जाता है? भीग जाता है। इसी तरीके से जो जल है यानी वाटर है, वो पेड़ों की जड़ से होते हुए ऊपर की तरफ तने से होते हुए पत्ती तक जाता है। ये सभी प्रक्रिया जिस घटना के कारण, जिस चीज की वजह से पॉसिबल है, उस चीज को कहते हैं कैपिलरी राइज या केशिकात्व, ठीक है? आइए समझते हैं कि सबसे पहले कि कैपिलरी है क्या, ठीक? तो सबसे पहले समझेंगे कि कैपिलरी ट्यूब क्या है या कैपिलरी क्या है, ठीक है? हिंदी में कहते हैं केश नली। केश नली, केश वर्ड पकड़िए, केश नली का केश वर्ड पकड़िए। केश माने होता है हिंदी में बाल, हेयर, ये वाला भाई बाल, ठीक है? बाल बहुत पतला होता है, केस बहुत पतला होता है, तो एक बहुत पतली ट्यूब को क्या कहते हैं? केस नली। यानी व्हाट इज कैपिलरी? ए ट्यूब हैविंग वेरी स्मॉल, ए ट्यूब हैविंग वेरी स्मॉल क्या? रेडियस। A tube having very small radius is called as
कैपिलरी एक बहुत कम त्रिज्या के नली को क्या कहते हैं? केस नली कहते हैं। अब होता क्या है, जब कभी हम किसी लिक्विड में एक पतली कैपिलरी ट्यूब डालते हैं तो कैपिलरी ट्यूब के अंदर का वाटर का लेवल, लिक्विड लेवल बाकी बर्तन के लिक्विड लेवल के कंपैरिजन में या तो ज़्यादा होता है या तो कम होता है या बराबर होता है। तो 3 केसेस पॉसिबल हैं। सबसे पहले मान लीजिए एक बर्तन है, पात्र है या वेसल है जिसमें कुछ लिक्विड भरा हुआ है। ठीक, ये क्या भरा हुआ है? लिक्विड भरा हुआ है। ठीक, अब इस लिक्विड में हम क्या कर रहे हैं? एक पतली सी ट्यूब डाल रहे हैं। ठीक, तो पाते क्या हैं जनरली कि या तो लिक्विड के अंदर जो लेवल ऑफ लिक्विड है, इस ट्यूब के अंदर जो लेवल ऑफ लिक्विड है वो बाकी जगहों के लेवल से क्या है? ज़्यादा है। या इसी तरीके से अगर हम कुछ लिक्विड और रख देते हैं, कोई और लिक्विड ले लेते हैं, ठीक, तो हो सकता है कि ट्यूब के अंदर जो लिक्विड का लेवल है वो बाकी बर्तन के लिक्विड लेवल से क्या हो जाए? कम हो जाए। ट्यूब के अंदर जो लिक्विड लेवल है वो बाकी लिक्विड के लेवल से क्या हो जाए? कम हो जाए। ठीक है, कम हो जाए। और ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि जब हम बर्तन में लिक्विड रखें तो लिक्विड के लेवल, बर्तन के लिक्विड का लेवल ट्यूब में लिक्विड के लेवल के क्या रहे? इक्वल रहे। ठीक, तो तीनों केस एक साथ बना लेते हैं, फिर वन बाय वन करके समझेंगे। इस ट्यूब में लिक्विड लेवल क्या रहेगा? सेम है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, ये वेसल है, ये लिक्विड है, ये ट्यूब है और इस ट्यूब के अंदर ये लेवल है। ये वेसल है, ये लिक्विड है, ये ट्यूब है और ट्यूब के अंदर ये लेवल है। ये वेसल है, लिक्विड है और लिक्विड में अंदर ट्यूब है और ट्यूब के अंदर ये वाटर लिक्विड का लेवल है। ये कौन सा केस किस में पॉसिबल है? तो ध्यान रखिए, ये केस पॉसिबल है, आप जो देख सकते हैं वो है ग्लास ट्यूब इन वाटर। अगर आप वाटर में ग्लास ट्यूब डालेंगे तो आप पाएंगे कि ट्यूब के अंदर वाटर की लेवल बाकी कंटेनर के वाटर लेवल के कंपेरिजन में ज़्यादा होगा। ये वाला केस पॉसिबल है ग्लास ट्यूब इन मरकरी। मरकरी मतलब जानते हैं Hg। ठीक है, और वो वाला केस पॉसिबल है सिल्वर की ट्यूब। सिल्वर की ट्यूब, चांदी की ट्यूब, अगर मान लो चांदी की ट्यूब महंगी लग रही तो क्या करेंगे? ग्लास ट्यूब के ऊपर या किसी मेटल की ट्यूब के ऊपर ग्लास का क्या लगा देंगे? लेप, सॉरी सिल्वर का क्या लगा देंगे? लेप लगा देंगे। तो या कह सकते हो सिल्वर कोटेड ट्यूब। तो सिल्वर ट्यूब इन वाटर। अगर आप ये तीनों ऑब्जर्वेशंस करें तो आपको इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अब सब इससे पहले कि हम कैपिलरिटी समझें, उसका कॉज समझें, सबसे पहले फोकस करिए कि इसका शेप कैसा बना है। शेप ऑफ मेनिस्कस, मैंने कल की पिछले लेक्चर में मैंने आपको मेनिस्कस के बारे में बताया हुआ है। मेनिस्कस को हिंदी में क्या कहते हैं? एग्जैक्टली क्या कहते हैं? मेनिस्कस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेनिस्कस हिंदी में क्या कहते हैं? नवचंद्रक। नवचंद्रक। ठीक, अब अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ लिक्विड का मेनिस्कस कैसा है? कॉनकेव। ऊपर से देखने पे क्या लगेगा? कॉनकेव। यहाँ लिक्विड का मेनिस्कस कैसा है? कॉन्वेक्स। और यहाँ कैसा है? प्लेन। तो जो सबसे पहला पॉइंट आपको याद करना चाहिए वो क्या है कि अगर मेनिस्कस ऑफ शेप ऑफ मेनिस्कस कॉनकेव हुआ उस केस में लिक्विड विल राइज अप। अगर मेनिस्कस का शेप कॉन्वेक्स हुआ उस केस में लिक्विड विल
राइज विल फॉल डाउन, और अगर शेप ऑफ मेनिस्कस प्लेन हुआ उस केस में द लिक्विड विल नाइदर फॉल नॉर इट विल राइज, ना तो गिरेगा ना ऊपर उठेगा, सेम लेवल रहेगा। क्लियर। अब अगर आपको पिछला क्लास याद हो तो मेनिस्कस डिपेंड करता है किस पे, कांटेक्ट एंगल पे। एंगल कांटेक्ट क्या होता है, एंगल बिटवीन टेंजेंट ड्रॉन ऑन द point of contact of the meniscus at the container wall, tube wall, and the tangent drawn inside the tangent drawn on the wall of the container inside the liquid। तो यहाँ का ये वाला जो एंगल है, ये एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट। इस केस में ये जो एंगल है वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट, और इस केस में ये जो एंगल है वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर ध्यान दीजिए तो यानी स्पर्श कोण, तो थीटा यहाँ क्या है, लेस देन 90 होना चाहिए, याद है ना आपको, यानी एक्यूट एंगल होना चाहिए। यहाँ थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होना चाहिए, यानी ऑब्ट्यूज एंगल होना चाहिए, अधिक कोण होना चाहिए। न्यून कोण एक्यूट एंगल, अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल। और अगर एग्जैक्टली थीटा 90 डिग्री के इक्वल हुआ तो सरफेस कैसा होगा, प्लेन होगा, यानी समकोण होना चाहिए। अब एक चीज और याद करिए, पिछले क्लास से मैंने कहा था पिछला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों, क्योंकि देखिए कब एंगल एक्यूट एंगल होगा या कब शेप कॉनकेव होगा, ये डिपेंड करता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोहेसिव फोर्स ऑफ द लिक्विड एंड द adhesive force between the liquid molecule and the container molecule। यानी कि ट्यूब के नेचर और लिक्विड के बीच में लगने वाले अधेसिव यानी असंजक बल की वैल्यू लिक्विड के कोहेसिव यानी कि ससंजक बल की वैल्यू से ज्यादा है कि कम है। तो अगर अधेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज्यादा है तो अब अगर कोहेसिव फोर्स अधेसिव फोर्स से ज्यादा है तो फॉल, और अगर कोहेसिव फोर्स अधेसिव फोर्स के बराबर है तो क्या, प्लेन। और इसकी शर्त आई थी, कैसे आई थी, कि इफ एफ ए इज ग्रेटर देन एफ सी बाई √2 तब ये केस होगा। अगर एफ ए इज लेस देन एफ सी बाई √2 तब ये केस होगा। और अगर एफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ सी बाई √2 तो वो केस होगा। सबसे पहले काम करिए कि ये चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट कि आप क्वेश्चन रेडी हो जाएं, फिर देखेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। अब देखिए, अब वन बाय वन आते हैं कि कैसे ट्यूब में, किसी ट्यूब में ऊपर जा रहा, किसी में नीचे जा रहा। ठीक, सबसे पहले हम समझेंगे कैपिलरी राइज। ठीक, अब आते हैं किस पर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द रीजन ऑफ कैपिलरी राइज, यानी द्रव का ऊपर उठना, द्रव का ऊपर उठना। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये क्यों हो रहा है, कोहेसिव फोर्सेस की वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से, सिंपल से यही तो रीजन है। अब आइए कैसे हो रहा है, देखिए ध्यान से। मान लीजिए कि एक कंटेनर है, ठीक, एक क्या है, कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर कोई भी लिक्विड रखा हुआ है। हम आपको एक्चुअली पढ़ रहे हैं कैपिलरी राइज, तो हम मान ले रहे हैं कि ये वाटर है, ठीक, और ये वाटर रखा हुआ किसी कंटेनर में, किसी भी बर्तन में।
ये क्या है? वाटर है। अगर वाटर में अगर कंटेनर की का रेडियस बहुत ज़्यादा है तो आपको शेप कैसा दिखाई देगा? ऊपर प्लेन दिखाई देगा, ऐसे तालाब में हमको दिखता है, कुएं में दिखता है, बड़े गिलास में दिखता है, बाल्टी में दिखता है, कैसा दिखता है? प्लेन दिखता है। ठीक है, क्लियर है। अब इसके अंदर हमने एक ट्यूब डाल दिया, किस चीज का? ग्लास का। तो हमने पतला सा ग्लास ट्यूब डाल दिया। कैसा? खूब पतला सा ग्लास ट्यूब डाल दिया। लेकिन ग्लास ट्यूब डालेंगे यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। कैसा ट्यूब डालेंगे? ध्यान रखिएगा, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का ट्यूब डाल दिया। अब क्या होगा? ध्यान दीजिए, हम लोगों को ये पता है कि ग्लास ट्यूब को अगर लिक्विड में डालते हैं तो ग्लास ट्यूब के अंदर जो शेप ऑफ मेनिस्कस बनता है वो कैसा बनता है? कॉनकेव बनता है। एग्जाम्पल क्या लिए हैं? ग्लास ट्यूब इन लिक्विड। तो ऑब्वियसली शेप ऑफ मेनिस्कस कैसा बनेगा? शेप ऑफ मेनिस्कस कैसा बनेगा? कॉनकेव यानी अवतल। ठीक, कैसा बनेगा? अवतल। तो मान लीजिए कि ये शेप ऑफ मेनिस्कस बन के तैयार हुआ। ये क्या बना? शेप ऑफ मेनिस्कस बना। ठीक, आपको पता है कि जहां पे शेप चेंज होता है यानी कि लिक्विड दब रहा है तो एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है और उस प्रेशर डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेस प्रेशर बोलते हैं। और एक्सेस प्रेशर इज ऑलवेज हायर इन दैट साइड वेयर द सरफेस इज कॉनकेव। किस तरफ ज्यादा प्रेशर होगा? जिस तरफ सरफेस कैसा हो? कॉनकेव हो, जिधर दबा रहेगा उसी तरफ तो प्रेशर ज्यादा होगा। तो यहाँ पे प्रेशर कहाँ ज्यादा होगा? ऊपर वाले पोर्शन में। कहाँ ज्यादा होगा? ऊपर वाले पोर्शन में। तो मान लीजिए कि हमने एक पॉइंट लिया, पॉइंट ए, ठीक, और एक पॉइंट लिया हमने पॉइंट बी। एक पॉइंट लिया लिक्विड के सरफेस के जस्ट ऊपर और एक पॉइंट लिया लिक्विड के मेनिस्कस के जस्ट नीचे। ठीक, तो व्हाट विल बी द प्रेशर एट पॉइंट ए एंड व्हाट विल बी द प्रेशर एट पॉइंट बी? तो ऑब्वियस सी बात है, प्रेशर एट ए कितना होगा? सिंपल, ओपन टू एयर है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल, P0 के इक्वल। किसके इक्वल होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल। बी पर देखिए, ध्यान रखिएगा, प्रेशर एक्सेस किसकी तरफ ज्यादा है? ए की तरफ की बी की तरफ? तो मैंने आपको बताया है कि प्रेशर हमेशा उस साइड ज्यादा होगा जिस तरफ सरफेस कैसा हो? कॉनकेव हो। नेचर कुछ भी उससे मतलब नहीं, जिस तरफ कॉनकेव नेचर होगा उस तरफ प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहाँ कॉनकेव प्रेशर ए की साइड है कि बी के साइड? ऑब्वियसली ए की साइड। तो प्रेशर किस तरफ होगा? ए की तरफ। क्लियर है? ज्यादा प्रेशर किस तरफ होगा? ए की तरफ। तो अगर ए की तरफ प्रेशर ज्यादा है तो बी की तरफ प्रेशर क्या होगा? कम होगा। और कितना कम होगा? तो वो डिपेंड करता था कि एक फ्री सरफेस है कि दो सरफेस है। यहाँ काम आएगा आपको ट्यूब है, सॉरी ड्रॉप है, कि सोप बबल है, कि एयर बबल है, या कैसा शेप है। तो मैंने आपको इसकी क्लास भी आपको दिया हुआ है कि अलग अलग शेप में एक्सेस प्रेशर कैसे और कितना अंतर आता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ एक फ्री सरफेस है तो जो एक्सेस प्रेशर होगा वो होगा 2T/R, यानी बी पे ए के कंपैरिजन में इतना प्रेशर कम होगा। तो ए का प्रेशर है P0, तो बी का प्रेशर होगा P0 माइनस 2T/R। क्लियर है? अब ए पर प्रेशर ज्यादा और बी पर प्रेशर कम है। इतना क्लियर हो गया। इस ट्यूब के बाहर आइए और इस ट्यूब के बाहर दो पॉइंट कंसीडर करते हैं। एक लेते हैं पॉइंट सी और एक लेते हैं पॉइंट डी। एक ट्यूब के जस्ट ऊपर, मतलब एक फ्री सरफेस के जस्ट ऊपर और एक फ्री सरफेस के जस्ट नीचे। तो हम पाते हैं कि यहाँ सी पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और ये प्लेन सरफेस है तो प्रेशर एक्सेस होगा ही नहीं। और प्रेशर एक्सेस नहीं है, जस्ट ट्यूब के जस्ट फ्री सरफेस के नीचे अगर पॉइंट लिए डी, तो जो प्रेशर पॉइंट सी पर होगा सेम प्रेशर पॉइंट डी पर भी होगा। क्यों? क्योंकि डी पॉइंट
फ्री सरफेस के जस्ट नीचे है, बहुत नीचे नहीं, जस्ट नीचे है। तो द प्रेशर एट पॉइंट सी एंड द प्रेशर एट पॉइंट डी विल बी सेम। क्लियर? बात समझ में आई? जबकि ए और बी में बी एक प्रेशर डिफरेंस है 2T/R का, बी पे प्रेशर कम है और ए पर प्रेशर ज्यादा है एक ही साइड पे। इतनी बात क्लियर है? बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो, हम लोगों ने पढ़ा था पास्कल नियम, पास्कल्स लॉ में, कि इन स्टैटिक कंडीशंस द प्रेशर एट द सेम लेवल ऑफ ए गिवन लिक्विड इज ऑलवेज सेम। ये स्टैटिक कंडीशन में बर्तन रखा हुआ है, बी और डी सेम लेवल पे हैं, तो ऑब्वियसली बी का प्रेशर डी के प्रेशर के क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। पर डी का प्रेशर सी के प्रेशर के इक्वल है, यानी डी का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जबकि बी का प्रेशर P0 - 2T/R है। समझ में आई बात कि नहीं आई? लिख लेते हैं इस चीज को। प्रेशर एट D इज इक्वल टू प्रेशर एट C और इज इक्वल टू P0, क्योंकि जस्ट बिलो और अबव पॉइंट्स हैं। और यहाँ प्लेन सरफेस, यहाँ इसके यहाँ पे स्फेरिकल सरफेस था, बस इसलिए अंतर आ रहा था। अब देखिए, डी का प्रेशर और बी का प्रेशर सेम होना चाहिए। क्यों? फ्रॉम पास्कल्स लॉ द प्रेशर एट पॉइंट बी शुड बी इक्वल टू द प्रेशर एट पॉइंट डी। पर डी का प्रेशर P0 है और बी का प्रेशर P0 - 2T/R है। क्लियर? तो बी का प्रेशर कम है और डी का प्रेशर ज्यादा है, बट ऐसा है नहीं, होना चाहिए ये, बट प्रेशर एट पॉइंट बी इज लेस देन द प्रेशर एट पॉइंट डी। ठीक? इसी वजह से इस डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए लिक्विड क्या करेगा? ऊपर की तरफ उठ जाएगा। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? सो टू मेंटेन this difference the liquid will rise up in the ट्यूब में लिक्विड क्या हो जाएगा? उठ जाएगा। अब कितना हाइट तक उठेगा? तो ऑब्वियसली जो हाइट तक उठेगा उसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस आएगा, और जब प्रेशर डिफरेंस आएगा तो कितना आएगा? तो जो हाइट की वजह से उठेगा उस हाइट की वजह से प्रेशर होगा ρgH। ठीक? ρgH, और ये इक्वल होना चाहिए बी और डी के प्रेशर डिफरेंस के, और वो प्रेशर डिफरेंस ऑब्वियसली कितने का है? 2T/R का, 2T/R का। ठीक है? बात समझ में आई कि नहीं आई? सो H इक्वल टू आया 2T/ρR स्मॉल g। ठीक है? इसको समझ लिए। अब हो एक्चुअली क्या होगा, ये तो आप सोच रहे थे ना, पर एक्चुअली क्या हुआ होगा? जैसे ही ये सब किए, कंटेनर, पानी, लिक्विड, ट्यूब सब किए, जैसे ही आपने ट्यूब के अंदर लिक्विड डाला, सॉरी लिक्विड के अंदर क्या डाला? ट्यूब डाला। ठीक? ये कंटेनर था, जैसे ही आपने ट्यूब डाला, ठीक, क्या हुआ होगा? ये जो लिक्विड है वो ऊपर उठ जाएगा, ये जो लिक्विड है वो क्या हो जाएगा? ऊपर उठ जाएगा यहाँ तक, और यही हाइट हमारी है कौन सी? H। यही हाइट हमारी H। क्लियर है? बात समझ में आई? सो अब हम डिफाइन कर सकते हैं कैपिलैरिटी को। कैसे डिफाइन करेंगे? The phenomenon of rise or fall of the liquid in a tube because of the surface tension is called as capillary
टी, कैपिलैरिटी, या कह सकते हो किसी पतले केस नली में द्रव का ऊपर उठना या नीचे जाना, ऊपर उठने या नीचे जाने की घटना को कहते हैं केशिकात्व। और केशिकात्व का मेन कारण है प्रेशर डिफरेंस ड्यू टू द स्फेरिकल मेनिस्कस ऑफ द फ्री सरफेस। और स्फेरिकल मेनिस्कस क्यों आता है? तो स्फेरिकल मेनिस्कस आता है ऑब्वियसली किस वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से। सो एच इक्वल टू आया 2T/ρ(r)g। अब सवाल है कि इन सिंबल्स का मतलब क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इन सिंबल्स का मतलब क्या है? इन सिंबल्स का मतलब है कि टी क्या है? सरफेस टेंशन। टी क्या है? पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। रो आप जानते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड यानी घनत्व है। इस सबसे इंपॉर्टेंट जी क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पर इन सभी से इंपॉर्टेंट है कैपिटल आर। कैपिटल आर है रेडियस ऑफ मेनिस्कस। क्या है? रेडियस ऑफ मेनिस्कस, रेडियस ऑफ मेनिस्कस। क्लियर है? बात समझ में आई? इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर समझ में नहीं आया, ताकि हम आगे इस पर एक बार फिर से वीडियो बना दें। क्लियर है? चेक कर लिया। सो कैपिलैरिटी राइज आया बेसिकली प्रेशर डिफरेंस की वजह से, प्रेशर डिफरेंस आया बेसिकली मेनिस्कस की वजह से, और मेनिस्कस आया सरफेस टेंशन की वजह से। तो हम कह सकते हैं कि कैपिलैरिटी का मेन कॉज सरफेस टेंशन ही है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है? अब एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? आप मान लीजिए ट्यूब पानी में ले गए, रखे, ट्यूब में बना फ्री सरफेस, फ्री सरफेस का बना मेनिस्कस। अब मेनिस्कस का रेडियस कैसे नापोगे? कोई इंस्ट्रूमेंट तो ट्यूब में जाएगा नहीं। उस केस में हम क्या करें? तो उस केस में यूज करेंगे मैथमेटिक्स। तो आइए मैथमेटिक्स यूज करते हैं और क्या करते हैं, इस कैपिटल आर के कंपैरिजन में हमारे लिए ज्यादा सुटेबल है कि हम फॉर्मूले को रेडियस ऑफ ट्यूब के फॉर्मेट में रखें। तो अब आइए रेडियस ऑफ ट्यूब के फॉर्मेट में फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इतना चीज समझ में आया? अब देखिए, मान लो आपकी ये क्या है? कंटेनर है। ये इस कंटेनर में रो डेंसिटी का लिक्विड भरा हुआ है। रो डेंसिटी का क्या भरा हुआ है? लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, इसमें हमने एक ट्यूब डाला। ठीक, ट्यूब डाला तो क्या हुआ? ट्यूब डाले तो क्या हुआ? इस ट्यूब के अंदर कैपिलरी राइज हो गया, और कैपिलरी राइज होने की वजह से जो फ्री सरफेस बना वो कॉनकेव नेचर का बना, और लिक्विड यहाँ तक ऊपर उठ गया। लिक्विड यहाँ तक क्या हो गया? ऊपर उठ गया। और ये हाइट हमारी है, ये हाइट हमारी है h। ये हाइट हमारी क्या है? h है। क्लियर है? बात समझ में आई? इस ट्यूब का रेडियस है स्मॉल आर। ट्यूब का रेडियस क्या है? स्मॉल आर। और ये जो मेनिस्कस का रेडियस है वो है कैपिटल आर। मेनिस्कस का रेडियस है कैपिटल आर। ठीक, सो कैपिटल आर क्या है? रेडियस ऑफ मेनिस्कस, नौचंद्रक की त्रिज्या। रेडियस ऑफ मेनिस्कस, नौचंद्रक की त्रिज्या। ठीक है, स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ ट्यूब।
रेडियस ऑफ ट्यूब। किसी के दिमाग में आ सकता है कि सर दोनों सेम नहीं होंगे। नहीं, जनरली दोनों सेम नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि रेडियस ऑफ ट्यूब और मेनिस्कस के बीच में डिफरेंस होता है। पर बहुत पतली ट्यूब हो तो हम मान सकते हैं कि नियरली इक्वल है। अभी समझा दे रहे हैं उसको भी। देखिए, अगर मैं खाली मेनिस्कस बनाऊं तो मान लीजिए ये मेनिस्कस है, ठीक। तो इस मेनिस्कस का रेडियस है कुछ इस तरीके से, कैपिटल आर। रेडियस किसका है? मेनिस्कस का, कैपिटल आर। ये आपका कैपिटल आर, और ये रेडियस ऑफ ट्यूब है, स्मॉल आर। ठीक, बस समझ में आई? ये आपका ट्यूब का पाइप है, ठीक, ट्यूब है। आप ध्यान दीजिए कि इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर अगर हम टेंजेंट ड्रा कर देते हैं तो ये एंगल हो जाता है थीटा, ठीक। टेंजेंट ड्रा कर देते हैं तो ये एंगल क्या हो जाता है? थीटा। और थीटा को कहते क्या है? तो थीटा कहलाता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट हिंदी में कहते हैं स्पर्श कोण, ठीक है। बात समझ में आई? अब सिंपल, ट्यूब की डायरेक्शन, ट्यूब पर टेंजेंट और इस मेनिस्कस पर टेंजेंट ड्रा किए तो दोनों के बीच एंगल आया थीटा। मेनिस्कस का रेडियस है कैपिटल आर और ट्यूब का रेडियस है स्मॉल आर। ट्यूब के रेडियस और ट्यूब के ये ब्लैक कलर की पाई लाइन के बीच जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि पाइप सिलिंड्रिकल होता है और सिलेंडर का रेडियस उसके परपेंडिकुलर होगा। यानी इस ब्लैक वाले पाइप, ट्यूब और रेडियस के बीच जो ग्राफ एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 90 डिग्री, जिसमें से ये एंगल कितना है? थीटा। तो ये बचा एंगल कितना हुआ? थीटा माइनस, सॉरी 90 माइनस थीटा। ये जो डॉटेड हमने बनाया वो कितना है? 90 माइनस थीटा। अब देखिए ध्यान से, ये है 90 माइनस थीटा। ये टेंजेंट टू द मेनिस्कस है और ये टेंजेंट मेनिस्कस का रेडियस है, यानी इस रेडियस और मेनिस्कस के टेंजेंट के बीच में भी एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, जिसमें से ये वाला एंगल है 90 माइनस थीटा। तो ये वाला एंगल कितना बचेगा भद्रजनों? बताओ भाई, कितना बचेगा? ये बचेगा थीटा। क्या बचेगा? थीटा। क्लियर? अब यहाँ से एक ऐसे लाइन ड्रा कर लीजिए तो रेक्टेंगल एक क्या बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है और ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये एंगल क्या है? थीटा। तो ये बेस, ये हाइपोटेन्यूस। बेस और हाइपोटेनियस किस में आता है भाई? कॉस थीटा में। सो स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। तो कैपिटल आर कैन बी रिटन एज स्मॉल आर बाई कॉस थीटा। सो हमारे पास जो कैपिलरी राइज का फॉर्मूला है वो कितना है? 2t बाई रो कैपिटल आर जी। इसमें हम कैपिटल आर की जगह ये वैल्यू पुट कर दें तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। कैसे? 2t, 2t बाई रो, आर की जगह स्मॉल आर बाई कॉस थीटा। स्मॉल आर बाई कॉस थीटा घूम के चला गया ऊपर, कॉस थीटा, रो आर और स्मॉल जी। सो हमारा कैपिलरी राइज की वजह से जो हाइट आई वो हाइट का फॉर्मूला है 2t बाई रो आर जी या 2t कॉस थीटा बाई रो आर जी। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? सबका अंतर क्लियर दिख रहा है आपको? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्या है? कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर, ये थीटा। हो गया बेटा? इतना डन? कोई प्रॉब्लम इसमें? अच्छा, मान लो क्वेश्चन पूछे कि बताओ कैपिलरी राइज किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? तो इट डिपेंड्स ऑन द सरफेस टेंशन, इट डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ कांटेक्ट, इट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड,
it depends on the acceleration due to gravity and it depends on the radius of ट्यूब। ठीक, अब एक चीज सोचिए, अगर हम सेम एक्सपेरिमेंट मून पर कर रहे हो, सब कुछ सेम है पर एक्सपेरिमेंट कहाँ हो रहा है, मून पे, अमीर हो गए हैं, चलेगा कहाँ, मून पे। मून पर स्मॉल जी की वैल्यू 1/6 होगी, तो अगर हम स्मॉल जी की वैल्यू अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 रखते हैं, ऑन नियरली कितना होता है, 1/6 होता है, तो उस केस में स्मॉल जी की वैल्यू कम होने से राइज हाइट क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी ट्यूब ज्यादा ऊपर उठेगा, 6 टाइम्स उठेगा। क्लियर। सेकंड पॉइंट, जो h है वो r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चलिए एक काम करते हैं, इसको अलग से डिस्कस कर लेते हैं 1 by 1 करके। हम फिर से फॉर्मूला लिखेंगे और समझेंगे कि कैसे इसको मैनेज कर सकते। चलिए देखिए ध्यान से, कैपिलरी राइज का फॉर्मूला आया 2t बाई रो कैपिटल R G या 2t cos थीटा बाई रो स्मॉल r G, वेयर स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ द ट्यूब एंड कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ मेनिस्कस। ठीक, तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन। जितना ज्यादा सरफेस टेंशन होगा उतना ज्यादा कैपिलरी राइज होगा। तो वो सभी फैक्टर्स जिसकी वजह से सरफेस टेंशन बढ़ता है, वो सभी हाइट ऑफ सरफेस टेंशन, हाइट ऑफ राइज को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। ठीक, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू बढ़ाने से कॉस थीटा की वैल्यू कम होती है, कॉस जीरो की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो अगर हम एंगल ऑफ कांटेक्ट को बढ़ाएंगे, उस केस में कॉस थीटा की वैल्यू घटेगी और कैपिलरी राइज भी घटेगा। ठीक, इसका बेसिक मतलब हुआ कि ऑन इंक्रीजिंग द कोहेसिव फोर्सेस, अगर कोहेसिव फोर्सेस का वैल्यू ज्यादा होने लगे उस केस में थीटा घटेगा, और थीटा घटेगा तो कॉस थीटा, सॉरी थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा घटेगा, कॉस थीटा घटेगा तो एच की वैल्यू भी घटेगी। इसीलिए जब ऑब्ट्यूज एंगल पर पहुंच जाते हैं, यानी 90 डिग्री से भी ज्यादा, तो पाइप में पानी नीचे जाने लगा, लिक्विड क्या होता है, नीचे आता है, जैसे मरकरी के केस में। क्यों? क्योंकि मरकरी के केस में कोहेसिव यानी ससंजक बल ज्यादा होता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रो। ध्यान रखिए मैं क्या कर रहा हूं, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रो और H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो। तो रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अगर ज्यादा डेंसिटी ऑफ लिक्विड होगा तो कैपिलरी राइज क्या होगा, कम होगा, और कम डेंसिटी होगी तो कैपिलरी राइज ज्यादा होगा। ठीक, अगर डेंसिटी घटेगी तो कैपिलरी राइज बढ़ेगा, अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो कैपिलरी राइज घटेगा। अब आप बताइए, ठंडे पानी का ज्यादा राइज होगा कि गर्म पानी का? ऑब्वियसली गर्म पानी का रेडियस क्या होता है, सॉरी गर्म पानी का डेंसिटी क्या होता है, कम होता है, तो राइज ज्यादा होगा। ठीक है, क्लियर। अब H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई स्मॉल जी और H is inversely proportional to acceleration due to gravity and H is inversely proportional to radius of tube। ये इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा पतला ट्यूब होगा कैपिलरी राइज उतना ही अच्छा, उतना ही क्लियर आपको दिखाई देगा। ठीक है, सो H is inversely proportional to radius of tube और इस लॉ को कहते हैं ज्यूरिन्स लॉ। इसे क्या कहते हैं, ज्यूरिन्स लॉ, ज्यूरिन का नियम। इस लॉ को कहते हैं ज्यूरिन का नियम। ठीक, इसको आप नोट कर लिए, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हो गया बेटा, हो गया सबका इतना। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर।
अब मान लीजिए पूछे कि लिक्विड कैसे नीचे जाता है, कैपिलरी फॉल, कैपिलरी 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 फॉल, लिक्विड का नीचे जाना, जैसे किस केस में, ग्लास ट्यूब इन मरकरी, ग्लास ट्यूब इन मरकरी, मान लीजिए मरकरी का केस लेके समझ लेते हैं। ठीक, मरकरी के मतलब किसी बर्तन में मरकरी रखी हुई है, किसी बर्तन में क्या रखा हुआ, मरकरी, यानी हिंदी में क्या कहते हैं, पारा। पारा कहाँ मिलेगा, तो आप थर्मामीटर में पाते हैं, ठीक है, मरकरी। अब देखिए, अगर हमने ग्लास की पतली ट्यूब डाल दी तो क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि मरकरी के केस में कांटेक्ट एंगल ऑब्ट्यूज बनता है, और जब कांटेक्ट एंगल ऑब्ट्यूज बनता है, थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा होता है तो ऑब्ट्यूज बनता है, और जब एंगल ऑब्ट्यूज होता है उस केस में शेप ऑफ मेनिस्कस कैसा होगा, शेप ऑफ मेनिस्कस कैसा होगा, नौचंद्रक का आकार कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है, कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है। तो मान लीजिए कि हम इसको कैसा बना दिए भाई, कॉन्वेक्स बना दिए, कैसा बना दिए, कॉन्वेक्स, यानी जो शेप ऑफ मेनिस्कस बना वो कैसा बना, कॉनकेव बना, सॉरी कॉन्वेक्स बना। अब कॉन्वेक्स मेनिस्कस के केस में क्या होगा, फिर से अगर हम पिछले केस के ऐसा ले लें, एक पॉइंट हम ले लेते हैं जस्ट मेनिस्कस के नीचे, और एक पॉइंट हम ले लेते हैं जस्ट मेनिस्कस के ऊपर, एक ए और एक बी। एक पॉइंट यहाँ फ्री सरफेस पे ले लेते हैं, एक उसके जस्ट नीचे ले लेते हैं डी। ठीक, इस केस में क्या होगा, प्रेशर एट ए की वैल्यू होगी एटमॉस्फेरिक के इक्वल, प्रेशर एट बी कितना होगा, तो अगेन ध्यान रखिए कि ए की साइड और बी की साइड के बीच में एक स्फेरिकल सरफेस है फ्री सरफेस का, और उस स्फेरिकल सरफेस की वजह से एक्सेस प्रेशर आएगा, और एक्सेस प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर ऑन द कॉनकेव साइड। तो प्रेशर, एक्सेस प्रेशर हमेशा किस तरफ ज्यादा होता है, कॉनकेव साइड, और कॉनकेव साइड ए की तरफ है कि बी की तरफ है, बी की तरफ है। तो बी की तरफ ए के कंपैरिजन में थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा होगा, और वो थोड़ा कितना होगा, 2T/R। ठीक है, अब इधर देखिए सी का प्रेशर और डी का प्रेशर सेम होगा, क्योंकि वो फ्री सरफेस के, प्लेन सरफेस के ऊपर और नीचे, जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे के पॉइंट्स हैं। अब ऑब्वियसली बी और डी सेम लेवल पे होने की वजह से बी का प्रेशर डी के प्रेशर के कंपेरिजली इक्वल होना चाहिए, पर बी का प्रेशर ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है, 2T/R। इस एक्सेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये लिक्विड क्या हो जाएगी, डाउन चली जाएगी, ट्यूब के अंदर जो लिक्विड है वो क्या चली जाएगी, डाउन साइड चली जाएगी, यानी फॉल हो जाएगा लिक्विड का। तो जो शेप दिखेगा वो कैसा दिखेगा आपको, ठीक, क्लियर है, शेप कैसा दिखेगा, एक बार और बना लेते हैं। आप वीडियो के अंत में जरूर बताया करिए कि वीडियो आपको कैसा लगा, इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी। ठीक, ये हो गया मरकरी, और हमने ट्यूब डाला इसके अंदर, किस चीज का, ग्लास का। उस केस में क्या होगा, लिक्विड विल फॉल डाउन, लिक्विड विल फॉल डाउन, लिक्विड विल फॉल डाउन, तो लेवल ऑफ लिक्विड विल फॉल डाउन, कुछ इस तरीके का हो जाएगा। और कितना डाउन जाएगा, लेट इट इज एच। ठीक, तो फॉर्मूला वही रहेगा, क्यों, क्योंकि सब कुछ तो सेम है, बस अंतर 2T/R वहां भी था, 2T/R यहाँ भी है, बस अंतर क्या है, वहां ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा है। सो कैपिलरी फॉल का फॉर्मूला भी हुआ 2T/ρ कैपिटल R by G, रो 2T/ρ कैपिटल R G, वेयर कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ मेनिस्कस, यानी नौचंद्रक की त्रिज्या, और ये इक्वल होगा 2T cos थीटा बाई
रो स्मॉल आर जी, जहां कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, कॉन्टेक्ट एंगल है। अब देखिए थीटा 90 डिग्री से ज्यादा है तो कॉस 90, कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा, जब निगेटिव होगा तो एच की वैल्यू माइनस में जाएगी, और अगर थीटा 90 से कम होगा तो ऊपर जाएगी। क्लियर है, ये नोट कर लिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिए। सो फॉर्मूले सेम है इसलिए इसको हम एज इट इज यूज कर ले रहे हैं। तो हो गया इतना, क्लियर है। अब आज की क्लास में हम क्या करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस के लिए मैं वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन लिख लूंगा, फिर सोल्यूशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर उसमें आपका टाइम टेकन होगा, टाइम जाएगा। क्लियर है। देखिए हम दो क्वेश्चन लिखे हैं बोर्ड पर। पहला, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन ए लिक्विड विल राइज इन ए ट्यूब इफ द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इज एक्यूट, ऑप्शन बी ऑब्ट्यूज, 90 डिग्री, जीरो। ऐसे सवाल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी नीट में मेंस में भी आ सकते हैं, पर स्पेशली नीट में केसेट जैसे एग्जाम्स में बार बार आते हैं। नीट में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको, बीएचयू 2001 में पूछा हुआ, बीएचयू के पेपर में पूछा हुआ 2001 में। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, कैपिलरी राइज, लिक्विड विल राइज, ऊपर उठेगा कब, जब एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या हो, एक्यूट। जब एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होगा तो अधेसिव फोर्स का रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स के रिजल्टेंट से क्या होगा, ज्यादा होगा। जब एंगल ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होगा, जब एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होगा, लिक्विड राइज होगा, तो शेप ऑफ मेनिस्कस कैसा होगा, कॉनकेव होगा। ठीक, ये दो एडिशनल इंफॉर्मेशन ध्यान रखना। आसान था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड देखिए, इन ए कैपिलरी ट्यूब एक्सपेरिमेंट ए वर्टिकल 30 सेंटीमीटर लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इन वाटर। ट्यूब की लेंथ कितनी है, 30 सेंटीमीटर। किसमें डालना है, लिक्विड वाटर में, ठीक है। द वाटर राइजेस अप टू ए हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन की वजह से वाटर का हाइट रेज कितना है, 10 सेंटीमीटर ट्यूब में। इफ दिस एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड इन ए फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर, अगर हम इसी एक्सपेरिमेंट को किसमें कर रहे हैं, फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर, इसका क्या मतलब है, फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर का एक्सीलरेशन कितना होगा, इट विल बी, एक्सीलरेशन कितना होगा, ठीक कितना होगा बताइए, फ्रीली फॉलिंग का एक्सीलरेशन कितना होगा, फ्री फॉल है ना, तो फ्री फॉल के केस में एक्सीलरेशन ठीक जी के बराबर होगा। द लेंथ ऑफ द वाटर कॉलम विल बी कम। पहली बात, तो जब वाटर कॉलम मूव कर रहा है तो वाटर कॉलम का एक्सीलरेशन कितना है, स्मॉल जी। अभी तक जब हम पीछे करके आए थे तो वो एक्सपेरिमेंट में वाटर किस पे था, रेस्ट पर, तो जब वाटर रेस्ट पे था तो डिफरेंस कितना था, रो जी एच का। अभी वो लिक्विड किधर जा रहा है, नीचे आ रहा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी इफेक्टिव कितना होगा, जीरो। ठीक, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियसली कितनी होगी, जीरो। तो जो प्रेशर, जो जी की वैल्यू, जो इफेक्टिव वैल्यू आएगी एक्सीलरेशन की, वो क्या आएगी, जीरो। इसलिए मतलब किसके लिए, जो प्रेशर डिफरेंस के लिए। सो ऐसे केस में जब फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर है तो ट्यूब के लिए हाइट कैपिलरी राइज कितना होना चाहिए, इट विल बिकम इक्वल टू इन्फिनिटी। तो लिक्विड क्या होगा, लिक्विड का हाइट कितना होगा, इनफाइनाइट। पर वाटर का टोटल, ट्यूब का टोटल लेंथ कितना है, 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर तक ऊपर उठने के बाद लिक्विड क्या करेगा, ऊपर की तरफ एक गोल सा शेप बना लेगा ऐसा, ठीक, और उसके बाद वहां पे रुक जाएगा ऐसे। क्लियर है, ये चीज हम लोग कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई, तो मैक्सिमम लेंथ कितना हुआ, 30 सेंटीमीटर। बात समझ में आई। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम रेज्ड इन ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ सर्टेन रेडियस व्हेन डिप्ड इन ए लिक्विड ए वर्टिकली, कैसा रखा वर्टिकली, कितना है 5 सेंटीमीटर। ए में, ए लिक्विड में हाइट H1 कितना है 5 सेंटीमीटर। फिर इफ द ट्यूब इज डिप्ड इन ए सिमिलर मैनर, उसी तरीके से एक उसी ट्यूब को किसमें रखे, एक दूसरे लिक्विड बी में, ठीक, ऑफ सरफेस टेंशन एंड डेंसिटी डबल द वैल्यूज ऑफ लिक्विड ए, यानी बी का जो सरफेस टेंशन है और बी का जो डेंसिटी है वो ए के डेंसिटी के क्या है, डबल है, और बी का सरफेस टेंशन ए के सरफेस टेंशन से क्या है, डबल है, यानी बी का सरफेस टेंशन और डेंसिटी ए के सरफेस टेंशन और डेंसिटी का क्या है, डबल डबल है। तो हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम बेस्ड इन लिक्विड बी पूछा है, H1 दिया है, H2 पूछा है। अगर हम फर्स्ट वाले का डेंसिटी मान लें, ए का फर्स्ट वाले का डेंसिटी रो मान लें, तो सेकेंड वाले का डेंसिटी 2 रो, फर्स्ट वाले का सरफेस टेंशन T1 को T मान लें, तो सेकेंड वाले का सरफेस टेंशन 2T। अब पूछा क्या है, सेकेंड का हाइट, तो हम लोग जानते हैं कि कैपिलरी हाइट का फॉर्मूला होता है 2T बाई 2T cos थीटा बाई रो RG, ठीक, बाकी सब कुछ सेम है, रेडियस ऑफ ट्यूब सेम है, जी सेम है, थीटा के बारे में कोई बात नहीं किया तो सेम ही होगा, बस अंतर है किस पर, टी और डेंसिटी पे। तो हम लोग को दिख रहा है कि हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द ट्यूब, क्लियर है। एंड बट हमको रेडियस ऑफ द ट्यूब सेम दिया, डेंसिटी चेंज किया तो टी बाई रो, क्लियर है। सो एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बाई रो। अब अगर हम रेशियो बना लें तो हो जाएगा H2 बाई H1 इज इक्वल टू T2 बाई T1 इंटू डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हो जाएगा ρ1 बाई ρ2, क्लियर। अब T2 की वैल्यू हो गई 2T बाई कैपिटल T1 का है T इंटू फर्स्ट की डेंसिटी है 1 और सेकेंड रो और सेकेंड की डेंसिटी है 2 रो, T कट गया, रो कट गया, 2 कट गया, सो H2 इक्वल्स टू H1 और H1 की खुद की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो H2 की वैल्यू भी कितनी आई 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन चेक करिए, नहीं है। अब क्या करें, तो ध्यान दीजिए कि भाई वैल्यू मीटर में चाहिए, हमारा आया किस में है, सेंटीमीटर में, सो सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में, कैसे 5/100 से, हो गया 0.05 मीटर। ये क्वेश्चन हो गया। देखिए जेईई मेंस 2023 के 30 जनवरी शिफ्ट 1 में पेपर में पूछा हुआ है क्वेश्चन, क्लियर है, कंप्लीट, ठीक। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और कवर कर लिया। कल की क्लास में यानी हमारी अगली क्लास में आपको इस टॉपिक का लास्ट कॉन्सेप्ट मिलेगा, जिसमें हम कैपिलरी राइज के कुछ स्पेशल केसेस करेंगे, जैसे क्या होगा अगर हम ट्यूब को सीधा ना रख के इंक्लाइन कर दें, क्या होगा अगर ट्यूब की लेंथ कैपिलरी राइज के हाइट से कम हो, और क्यों ऐसा क्या होगा, उस ट्यूब के अंदर जो लिक्विड है उसका वेट। अगर ये सब जानना है तो आपको वेट करना होगा हमारे अगले वीडियो का। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, शेयर करिए, और सबसे इम्पोर्टेंट अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, मेंस का पेपर नज़दीक आने वाला है, ठीक है। थैंक यू।